हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम सीएमए फाइनल लॉ की अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं जो कि दिसंबर 26 अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि आपका जो सीएमए फाइनल का लॉ है, आप लोगों को ये बात पता है कि आप लोगों का जो सीएमए फाइनल का लॉ है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। आप लोगों को पता है ये बात कि आपका जो सीएमए फाइनल का लॉ है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है कंपनी लॉ, एक है इकोनॉमिक लॉज, एक है आईबीसी 2016 और एक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। करेक्ट। जो अमेंडमेंट आई है ना वो खाली इस वाले पोर्शन में आई है, इन तीनों में नहीं आई है। अमेंडमेंट खाली कंपनी लॉ वाले पोर्शन में है जो अमेंडमेंट आपकी आई है। और आपको पता है कि आपका जो भी अटेम्प्ट होता है उससे 6 महीने पहले तक की जितनी भी अटेम्प्ट होती है वो आप अमेंडमेंट्स होती है वो आप लोगों के लिए रेलेवेंट होती हैं। तो मेजरली जो अमेंडमेंट आई है ना वो टाइप ऑफ कंपनी वाले चैप्टर में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन चेंज हो गई है, ये आप लोगों ने सुन रखा होगा, इसमें आई है। और डायरेक्टर्स के अंदर कैंसलेशन ऑफ दिन के और केवाईसी के प्रोविजंस बदल गए हैं, उसमें अमेंडमेंट है। तो ये मेन अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट्स मैंने ऑलरेडी रेडी कर दी हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी सॉल्व करवाऊंगा। आपको ये अमेंडमेंट के नोट्स चाहिए हो तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मेरे को 3 चीजें लिख के भेजनी है। आपका नेम जो भी है, XYZ जो भी आपका नाम है, आपका लेवल में आप लिखोगे सीएमए फाइनल, एंड आपका पर्पस में आप लिखोगे अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 26। बस आपको ये 3 चीजें मेरे को लिख के देनी है तो मैं आपको अमेंडमेंट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8802233513। इस नंबर पे कॉल मत करना, खाली मैसेज करना। ये नंबर नीचे स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है, मैसेज करना और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ। और अमेंडमेंट देख के बताना जरूर कैसा लगा, ठीक है जी। लव यू ऑल। टाटा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने अमेंडमेंट ऑलरेडी बना दिया, मैं उस वीडियो को इसमें मर्ज कर रहा हूं। तुम लोग देख के जरूर बताना अमेंडमेंट्स कैसी लगी। चलो करते हैं स्टार्ट। एंड जिन लोगों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। अभी बहुत कुछ आने वाला आप लोगों के लिए दिसंबर 26 के लिए, ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है जी। चलो करते हैं स्टार्ट अमेंडमेंट्स को। तो गाइस, अब हम अपनी स्मॉल कंपनी की अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है और ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, आपके पेपर के लिए रेलेवेंट है बहुत। अमेंडमेंट क्या है आपको पता है सर? इंडिया में स्मॉल कंपनी उसको मानते थे, पहली बात वो विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या उससे लेस हो एंड टर्नओवर 40 करोड़ या उससे लेस हो। पहले ये क्राइटेरिया था, अब वो क्राइटेरिया को चेंज कर दिया और वो क्राइटेरिया चेंज करके जो अमेंडमेंट आई है वो ये आई है, अभी भी स्मॉल कंपनी वही होगी जो कि पब्लिक कंपनी ना हो, मतलब प्राइवेट कंपनी हो, लेकिन उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, 4 करोड़ की जगह चेंज होकर कितना हो गया 10 करोड़, एंड टर्नओवर जिसका एज पर लास्ट पीएनएल अकाउंट कितना है, नॉट मोर देन 100 करोड़। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 10 करोड़ और लेस, और इसको मैं कह सकता हूं 100 करोड़ और लेस। एंड इन दोनों कंडीशंस में एंड है। तो आज की डेट में स्मॉल कंपनी किसको मानेंगे अमेंडमेंट आने के बाद? ये अमेंडमेंट कब आई है सर? 1/12/2025 को। सर, एक ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे कम हो एंड जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे कम हो। अगर इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी वायलेट हो गया तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी के दायरे से आउट हो जाएगी। और उसको स्मॉल कंपनीज को इंडिया में बहुत सारे लॉ के कंप्लायंस के बेनिफिट मिलते हैं, उनके ऊपर लॉ बहुत कम लगते हैं, तो उनको वो सारे लॉ फॉलो करने पड़ जाएंगे क्योंकि वो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी से आउट हो जाएगी और उसको स्मॉल वाले बेनिफिट्स मिलने बंद हो जाएंगे। तो पहले स्मॉल कंपनी किसको मानते थे? इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा ना हो, जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा ना हो, 40 करोड़ से ज्यादा ना हो। अब क्या हो गया वो क्राइटेरिया? सर, अब उसको मानेंगे जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे कम हो, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा ना हो, एंड जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा ना हो, मतलब 100 करोड़ या उससे कम हो, उसको हम स्मॉल कंपनी मानेंगे। एंड इट शुड बी अ प्राइवेट कंपनी। स्मॉल कंपनी कैन नेवर बी अ पब्लिक कंपनी। ठीक है जी, ये स्मॉल कंपनी की अमेंडमेंट थी। तो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं
और नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रूल 11, कैंसलेशन और सरेंडर और डीएक्टिवेशन ऑफ डिन। सर इस रूल में अमेंडमेंट भी आई है, अभी 2025 के अंदर अमेंडमेंट आई थी, इसके अंदर 2025 में आई थी। तो अमेंडमेंट क्या आई थी वो भी मैं बता दूंगा, मैंने मार्क कर रखी है। ये क्या है बेसिकली, ये टॉपिक की अगर आप हेडिंग समझ पा रहे हो, आपको पहले ये बात तो सर एक पता है कि हर एक डायरेक्टर, जो भी इंडिया में बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है, उसको एक डिन नंबर लेना पड़ता है भारत सरकार से, DIR 3 फॉर्म फाइल करके। आप लोगों को ये बात पता है। और इसमें मैंने ये भी बताया था कि जो अगर कंपनी स्पाइस प्लस के रूप से आज की डेट में बनती है, तो स्टार्टिंग के अंदर अगर वो डायरेक्टर बन रहा है स्टार्टिंग में ही, तो उसका डिन नंबर कंपनी बनते के टाइम पे INC 32 के थ्रू ही मिल जाएगा। कंपनी इनकॉर्पोरेशन का जो फॉर्म है उसको DIR 3 अलग से फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा कंपनी बनने के बाद उस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है, तो उसको डिन नंबर लेना पड़ेगा DIR 3 में। ये बात मैं आपको लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो डिन नंबर एक यूनिक नंबर होता है जो हर डायरेक्टर के पास होता ही होता है। ये उसकी आइडेंटिटी बताता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये जो टॉपिक है ये क्या है, कैंसलेशन, सरेंडर और डीएक्टिवेशन ऑफ डिन। आप इसको हेडिंग से ही समझ पा रहे होगे। अगर इसमें ना दो कैटेगरी बनती है मेनली, एक है कैंसलेशन, एक है सरेंडर। आई होप आप दोनों में फर्क समझ पाते हो। अगर किसी डायरेक्टर ने कोई गलत काम करा है डिन अप्लाई करते वक्त, और उसने डिन गलत तरीके से लिया है या उसने कोई गड़बड़ी करी है, तो सरकार उसका डिन कैंसल कर सकती है। उस बंदे के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन कर सकती है। मान लो मैं हूं, मेरे को पता लगा कि यार इस बंदे ने ना डिन गलत तरीके से अप्लाई करा है और इसने गलत डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो मैं सरकार के पास कंप्लेंट करके, और वो सरकार मतलब किसके पास, RD के पास, रीजनल डायरेक्टर के पास कंप्लेंट करके उस बंदे का डिन नंबर कैंसिल करवा सकता हूं। और उसके लिए मेरे को RD के पास एक फॉर्म में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। उस फॉर्म का नाम है DIR 5। ये हो गई तब जब मैंने किसी डायरेक्टर को गलत तरीके से डिन नंबर लेते हुए देखा या उसने कोई फ्रॉड करा और मैं उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहा हूं और उसकी वजह से उसका डिन कैंसिल किया जा रहा है। एक होता है कि कोई बंदा किसी कंपनी में डायरेक्टर था, वो डायरेक्टर बनना नहीं चाहता, वो वहां से रिजाइन कर चुका है और अब वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बनना चाहता, या वो पहले उसने कभी पुराने कभी डिन नंबर ले रखा था और अब वो डायरेक्टर बना ही नहीं, तो उसके बाद डिन नंबर ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ऐसा कोई बंदा अगर अपना डिन नंबर सरेंडर करना चाहता है तो वो सरेंडर भी कर सकता है। तो वो वॉलंटरली, उसके लिए भी उसको DIR 5 फॉर्म में ही एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी RD के पास, रीजनल डायरेक्टर के पास। तो अल्टीमेटली दोनों कैटेगरी होती है। इसका मैं ऐसे कह सकता हूं कि सरेंडर वाला केस वॉलंटरली होता है, जहां आप अपनी मर्जी से अपना डिन नंबर सरेंडर कर रहे हो, छोड़ रहे हो कि भैया मेरे को डिन नंबर नहीं चाहिए। और कैंसलेशन वाला केस वो वाला केस है जहां पे आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट हुई है और आपने कोई गड़बड़ी करी है और उसकी वजह से आपका डिन नंबर कैंसिल किया जा रहा है। और इसी, अगर आप भले ही कैंसिल करो या सरेंडर करो, आपका डिन क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट। इसीलिए उसकी हेडिंग लिख दी है डीएक्टिवेशन ऑफ डिन। अगर मैं खुद अपना डिन सरेंडर कर दूंगा तो भी मेरा डिन नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा, दोबारा यूज नहीं कर पाऊंगा। फ्यूचर में अगर दोबारा लेना चाहूं तो ले सकता हूं, लेकिन अभी के लिए अगर मैंने सरेंडर कर दिया तो फिर बात खत्म हो गई ना, फिर मैं उसे यूज नहीं कर पाऊंगा। और अगर मेरा कैंसिल हो गया तो भी मैं उसे यूज नहीं कर पाऊंगा, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेशन। दोनों ही केस में फिर मेरा डिन क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अब जरा इसको पढ़ो, ये क्या बोलता है, द कंपीटेंट अथॉरिटी दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपीटेंट अथॉरिटी का मतलब यहां पे कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पावर किसको दिया, RD नॉर्थ को, या फिर ऑथराइज ऑफिसर बाय RD may upon being satisfied on verification of particulars or documentary proof attached with the application along with the specified fees from any person। अच्छा any person means any person, मतलब मेरे को लग रहा है कि यार उस बंदे का डिन गलत है, भले ही मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इसने गलत तरीके डिन लिया और मैं उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करना चाहता हूं, मेरे पास एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, तो मैं एप्लीकेशन लगाकर DIR 5 में उसका डिन कैंसिल करवा सकता हूं। एविडेंस देने पड़ेंगे लेकिन मेरे को। कैंसल और डीएक्टिवेट द डिन इन केस। अब इसमें 4-5 ग्राउंड है, ये पेपर में आए हुए हैं, ये पेपर में ग्राउंड्स आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से कि एक बंदे का डिन कब कब कैंसल या डीएक्टिवेट किया जा सकता है। पहला, द डिन इज फाउंड टू बी डुप्लीकेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम पर्सन प्रोवाइडेड द डेटा रिलेटेड टू बोथ द डिन शैल बी मर्ज विद द वैलिडली रिटेन्ड नंबर। अब इसका क्या मतलब है, जैसे आपने कभी सुना होगा कि इंडिया में एक बंदा मल्टीपल आधार कार्ड, मल्टीपल पैन कार्ड नहीं रख सकता, सेम आइडेंटिटी वाला बंदा। मेरा नाम रमनदीप सिंह है तो मेरे पास 2 पैन नहीं हो सकते, एक ही पैन कार्ड होगा। मेरे पास 2 आधार कार्ड नहीं हो सकते, एक ही आधार कार्ड होगा। तो अगर सरकार को पता लग गया कि भैया इस बंदे के पास मल्टीपल डिन नंबर हैं, तो सरकार क्या कर सकती है, उस बंदे का सारे डिन को मर्ज करके एक ही डिन नंबर उसका छोड़ देगी और बाकी कैंसिल कर देगी। या ऐसा कर लेगी सरकार, ऐसा समझ लो कि अगर 5 डिन है तो 4 कैंसिल कर देगी, एक छोड़ देगी, इसको ऐसे समझ लो। तो इसको हम बोलते हैं कि बाकी 4 का डेटा भी एक ही में मर्ज कर दिया, कहानी खत्म, अब उसके पास एक ही डिन है। तो ये कंप्लेंट कौन करेगा सर, कोई भी कर सकता है। किस फॉर्म में करेगा सर, DIR 5 में, वो नीचे की तरफ बताया हुआ है। किसको करेगा, RD को।
सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म जाएगा आरडी के पास। फिर दूसरा, द डिन वाज ऑब्टेन्ड इन अ रॉन्गफुल मैनर और बाय फ्रॉडलेंट मींस। पहले वाले में तो क्या था, उसके पास मल्टीपल डिन है। सेकंड वाले पॉइंट में उसके पास डिन तो एक ही है, लेकिन उसने रॉन्गफुल तरीके से लिया, कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है। अच्छा, ये बात किसको पता लगती, तो हो सकता है आरओसी को ये बात पता लग गई हो। तो आरओसी भी एक पर्सन है, तो आरओसी आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है आरडी के अंदर कि भैया इस बंदे के पास जो डिन है वो फ्रॉडलेंट तरीके से लिया गया। तीसरा, ऑन द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर वो बंदा ही मर गया जिसका डिन था, तो उसका कोई फैमिली मेंबर उसके बिहाफ पे एप्लीकेशन लगा सकता है कि सर इसका डिन कैंसिल कर दिया जाए, डीएक्टिवेट कर दिया जाए, क्योंकि बंदा मर गया। द कंसर्न इंडिविजुअल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज लुनेटिक और अनसाउंड माइंड बाय अ कंपिटेंट कोर्ट, अगर वो बंदा कोर्ट के द्वारा अनसाउंड माइंड या लुनेटिक डिक्लेयर हो गया, मतलब पागल डिक्लेयर हो गया या अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो गया, तो उस बंदे के बिहाफ पे वो खुद तो जाएगा नहीं अपनी एप्लीकेशन लगाने, कोई उसका फैमिली मेंबर उसके बिहाफ पे एप्लीकेशन लगाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आरडी के पास उसका डिन नंबर डीएक्टिवेट करवा सकता है। और इफ द कंसर्न इंडिविजुअल हैज बीन एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, एडजुडिकेटेड का मतलब होता है डिक्लेयर्ड, और अगर वही कोई बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया कोर्ट के द्वारा, तो भी उसका डिन डीएक्टिवेट हो जाएगा, चाहे वो खुद एप्लीकेशन लगा दे, चाहे उसके बिहाफ पे कोई और बंदा एप्लीकेशन लगा दे। तो ये 5 केस है जहां पे एक बंदे का डिन क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन इसमें जो ये बी वाला पॉइंट है, जहां पे आपने ये देखा कि भाई अगर उस बंदे ने डिन फ्रॉडलेंट तरीके से लिया या रॉन्गफुल तरीके से लिया, तो उसका डिन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मान लो मेरे को अगर पता लगा कि यार इस बंदे ने डिन फ्रॉडलेंट तरीके से लिया है, और मैंने सरकार के पास कंप्लेंट कर दी कि भैया इस बंदे ने डिन फ्रॉडलेंट तरीके से इसका कैंसिल कर दो, तो सरकार ऐसा नहीं है कि सीधा कैंसिल कर देगी, सरकार उसको बुलाएगी, जिसका डिन कैंसिल करना है उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, मतलब एक सुनवाई का मौका देगी। अगर वो उसमें आपको इनोसेंट प्रूव कर देगा कि भैया मैंने तो डिन रॉन्गफुल तरीके से लिया ही नहीं, फ्रॉडलेंट तरीके से लिया ही नहीं, मैंने तो बिल्कुल सही तरीके से लिया, अगर वो अपने आपको इनोसेंट प्रूव कर देगा तो उसका डिन नंबर डीएक्टिवेट नहीं होगा, अदरवाइज हो जाएगा। ये पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट बिफोर कैंसलेशन और डीएक्टिवेशन ऑफ डिन पर्सुएंट टू क्लॉज बी, क्लॉज बी यही वाला है, रॉन्गफुल वाला, फ्रॉडलेंट वाला, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी गिवन टू द कंसर्न इंडिविजुअल। आ गई ना बात, जिस बंदे का डिन नंबर डीएक्टिवेट करवाने के लिए हम लोगों ने कंप्लेंट करी है, तो सरकार उसका डिन डायरेक्टली डीएक्टिवेट नहीं करेगी, कैंसिल नहीं करेगी, पहले उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, सुनवाई का मौका देगी। अगर वो उसमें अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर देगा तो उसका डिन डीएक्टिवेट नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, अदरवाइज हो जाएगा। नीचे क्या बोलता है, एफ पॉइंट, ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन फॉर्म नंबर DRF5 बाय द डिन होल्डर टू सरेंडर हिज और डिन। ये कौन सी कैटेगरी है, जहां पे डिन होल्डर खुद ही एप्लीकेशन लगा रहा है कि भैया मेरे को अपना डिन क्या करना है, सरेंडर करना है, तो वो भी कर सकता है, लेकिन उसको एक डिक्लेरेशन लिखकर देनी पड़ेगी कि along with the declaration that he has never been appointed as director in any company and the said din has never been used for filing any document with any authority, the central government deactivates a din bivouac after such verification। अगर कोई बंदा वॉलंटरली भी अपना डिन डीएक्टिवेट करवाना चाहता है कि भैया, तो उसको लिख के देना पड़ेगा कि भैया मैंने ये डिन ले तो रखा था, लेकिन मैंने इसे कभी यूज नहीं करा और मैं अपने को क्या करवाना चाहता हूं, अब मैं डायरेक्टर की कैपेसिटी, मतलब अब मैं डायरेक्टर बनना नहीं चाहता और ये डिन मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है और अब मैं इसको बंद करवाना चाहता हूं, तो करवा सकता है। नीचे बोलता था सेंट्रल गवर्नमेंट और आरडी नॉर्थ or any officer authorized by the central government or RD shall deactivate the DIN of an individual who does not intimate his particulars in form number DIR3 KYC web in accordance with rule 12A। अच्छा, यहां पे ना एक फॉर्म और लिखा हुआ था पहले, DIR3 KYC, अब वो अमेंडमेंट आ गई, वो DIR3 KYC हट गया, अब खाली एक ही फॉर्म है DIR3 KYC वेब। ये अमेंडमेंट कब आई है, 31/12/2025 को। अब सर ये अमेंडमेंट का अब ये पॉइंट क्या कह रहा है ये बताता हूं, पहले इसके पॉइंट को समझाने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं। हमारे इंडिया में कोई भी बंदा जब डायरेक्टर बनता है ना, तो उसको ना अपनी ना हर साल क्या करवानी होती थी, पहले केवाईसी करवानी होती थी। केवाईसी मींस नो योर कस्टमर, मतलब डायरेक्टर हर साल मान लो अपनी अपडेट, क्योंकि एक बंदा एक जगह पे रह रहा है, कई बार अपना फोन नंबर बदल लेता है, कई बार अपना ईमेल एड्रेस बदल लेता है, कई बार अपना एड्रेस बदल लेता है, तो हर बार ना हर डायरेक्टर को, और अगर कुछ भी नहीं बदल रहा स्टिल सरकार को ताकि टाइमली पता लग सके कि बंदे का चीजें सब एड्रेस वगैरह फोन नंबर वही है, बदला है या नहीं, तो उसके लिए उसको हर साल क्या करवानी पड़ती थी, केवाईसी करवानी पड़ती थी। तो जब वो बंदा फर्स्ट टाइम केवाईसी करवाता था लाइफ में, पहली बार डायरेक्टर बनने के बाद, तो उसको DIR3 केवाईसी वाला फॉर्म फाइल करना होता था। फिर आगे वाले जितने भी साल हैं उसमें उसको DIR3 केवाईसी वेब फॉर्म फाइल करना पड़ता था। फर्स्ट टाइम नॉर्मल DIR3 केवाईसी फाइल होता था, फिर आगे वाले सालों में DIR3 केवाईसी वेब फॉर्म फाइल होता था। दोनों में फर्क क्या है, ये जो पहले वाला फॉर्म है DIR3 केवाईसी वाला, ये डाउनलोड होता था और इसको फिल करके अपलोड करते थे। केवाईसी वेब डाउनलोड नहीं होता, वो ऑनलाइन ही डेटा आता है, वहीं पे फिल करके वहीं सबमिट कर दो।
तो अब आज की डेट में इन लोगों ने DIR3 KYC एबॉलिश कर दिया है। इसका मतलब आज की डेट में कोई भी डायरेक्टर जब वो डायरेक्टर बनेगा वो सारी जिंदगी एक ही फॉर्म फाइल करेगा, DIR3 KYC वेब। और अब ये हर साल फाइल नहीं करना होता जैसे पहले हर साल करना होता था, अब ये हर 3 साल के बाद एक बार फाइल करना होता है, हर 3 साल के बाद एक बार फाइल करना होता है अब ये DIR3 KYC वेब। तो वो यही कह रहा है कि अगर किसी बंदे क्या क्या कहते हैं केवाईसी होनी थी और उसने अपना DIR3 KYC वेब फॉर्म फाइल नहीं करा और उसने अपनी KYC नहीं करवाई, तो सरकार उसका भी डिन क्या कर देगी, डीएक्टिवेट कर देगी। लेकिन इससे नीचे वाले पॉइंट में बोलता है अगर किसी बंदे का डिन इस वजह से डीएक्टिवेट हुआ है क्योंकि उसने DIR3 KYC वेब फाइल नहीं करा था, अपनी टाइम पे KYC नहीं कराई थी, तो अगर वो बाद में लेट फीस फाइल करके अपना DIR3 KYC वेब फॉर्म फाइल कर देता है तो उसका डिन वापिस रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो ऊपर वाले पॉइंट में क्या लिखा था कि अगर किसी बंदे ने DIR3 KYC वेब फॉर्म फाइल नहीं करा उसका डिन डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। नीचे वाले में बोल रहा है कि अगर उसने DIR3 KYC वेब फॉर्म बाद में फाइल कर दिया लेट फीस वगैरह के साथ तो उसका डिन वापस रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो जरा पढ़ना क्या बोलता है, द डीएक्टिवेटेड डिन शैल बी रीएक्टिवेटेड ओनली फॉर्म नंबर DIR3 KYC वेब इज फाइल्ड अलोंग विद द फीस। जो भी बताएगा अगर वो फीस टाइमली फाइल होगी उसका डिन वापस रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब इससे नीचे वाला रूल है रूल नंबर 12, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आई है लेकिन ये ऊपर से ही कनेक्शन चल रहा है तो मैं इसको समझा देता हूं। अब ये क्या है, ये है इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर रूल 12। अब ये बड़े ध्यान से सुनना, मैं ना रूल 12 और रूल 12A को ना एक साथ कनेक्ट कर देता हूं। अब ये रूल 12 और रूल 12A में क्या फर्क है, बड़े ध्यान से सुनना। देखो मैंने तुम्हारे को एक बात बताई थी कि जब भी कोई बंदा इंडिया में डायरेक्टर बनता है तो वो DIR3 डायरेक्टर बनता है, कह रहा हूं सॉरी, डिन नंबर लेता है, तो वो DIR3 फॉर्म फाइल करके अपना डिन नंबर लेता है। तो जब वो DIR3 फॉर्म फाइल करता है ना, उस DIR3 फॉर्म में कई चीजें जाती हैं, उसकी फोटो लगती है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, कई सारी चीजें उसके अंदर डलती हैं। अब उसमें से 3 चीजें हटा दो। 3 चीजें कौन कौन सी हैं, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका एड्रेस। अगर वो बंदा अपनी इन 3 चीजों में से कोई चेंज कर रहा है, अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, तो जब उसने चेंज करा उसके 30 दिन के अंदर वो सरकार को एक फॉर्म फाइल करेगा DIR3 KYC वेब कि भैया मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया है या ईमेल आईडी चेंज कर लिया है, रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज कर लिया। अगर वो 3 चीजें बदल रहा है, लेकिन अगर वो इसके अलावा कोई और चीज बदल रहा है, मान लो उसका शादी हो गई, उसका नाम बदला जा रहा है, उसका सरनेम चेंज हो रहा है, तो वो इन 3 चीजों में नहीं आ रहा, वो ऊपर उसके लिए DIR6 जाएगा। उसके लिए कौन सा फॉर्म जाएगा, DIR6। तो DIR6 भी चेंज का फॉर्म है, DIR3 KYC वेब भी चेंज का फॉर्म है, लेकिन और ये भी 30 दिन में जाता है जब आपने चेंज करा। लेकिन अगर आप अपना नाम, ईमेल आईडी या फोन नंबर, इन 3 चीजों में से कोई एक चीज बदल रहे हो तो आपने जब आपने वो चीज चेंज करी उसके 30 दिन में आपको सरकार को बताना DIR3 KYC वेब फाइल करके। लेकिन अगर इसके अलावा आप कोई और चीज बदल रहे हो, जैसे अपना नाम, सॉरी मैंने नाम, सरनेम और मोबाइल नंबर बोल दिया गलती से। 3 चीजें कौन कौन सी थी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और होम एड्रेस। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और होम एड्रेस। अगर आप ये 3 चीजें बदल रहे हो तो आपको DIR3 KYC वेब फॉर्म फाइल करना है। अगर आप इसके अलावा कोई और चीज बदल रहे हो, आपका नाम वगैरह बदल रहा है, सरनेम वगैरह चेंज हो रहा है, अगर आप इसके अलावा कोई और चीज चेंज कर रहे हो जो आपने DIR3 में स्टार्टिंग में जब डिन नंबर लिया था उसमें फाइल करी थी, लेकिन आप वो चीज बदल रहे हो इन 3 चीज के अलावा, तो जब आप वो चीज बदल रहे हो उसके 30 दिन के अंदर आप सरकार को बताओगे DIR6 में, तो उसके लिए फॉर्म जाएगा DIR6। अच्छा, DIR6 2 जगह जाएगा। एक तो अगर मान लो मैंने अपना सरनेम चेंज करा है, सरकार के रिकॉर्ड में पहले DIR3 में कोई दूसरा सरनेम था, अब मान लो कोई लड़की है उसकी शादी हो गई, उसने अपना सरनेम चेंज करा है, तो अपने डायरेक्टर वाले पे अपने डिन नंबर पर अपना सरनेम चेंज कराना चाहती है तो वो DIR6 फाइल करेगी। तो जब वो अपना सरनेम उसका चेंज हुआ उसके 15 दिन में वो कंपनी को बताएगी और अपना सरनेम चेंज करने के ही 30 दिन के अंदर वो सरकार को भी बताएगी। तो ये 15 उसी 30 में कवर है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि जब किसी बंदे ने अपना कुछ भी चेंज करा, किस 3 चीजों को छोड़कर, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और होम एड्रेस को छोड़कर, क्योंकि उसके लिए तो DIR3 KYC वेब जाता है, वो तो नीचे की तरफ है रूल 12A में। अगर उसके अलावा उसने कोई भी चेंज करा DIR3 वाली डिटेल्स तो उसको DIR6 में बताना पड़ेगा। कंपनी को, जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है उसके अंदर उसको 15 दिन में बताना पड़ेगा और ROC को चेंज करने के 30 दिन में बताना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि पहले 15 दिन में वो कंपनी को बताएगा, अगले 15 दिन में वो सरकार को बता देगा, क्योंकि ये 15 और 30 में ही कवर है। तो अब जरा इसको पढ़ना, इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर रूल 12। Every individual having DIN in the event of any change in his particulars as stated in form number DIR3। DIR3 कौन सा फॉर्म है जो डिन नंबर अप्लाई करने के लिए फाइल होता है। Intimate such change or changes to the central government within a period of 30 days of such change in form number DIR6। Intimation of changes in particular director given to be to the central government। मतलब बेसिकली जब भी कोई बंदा अपने DIR3 के
पर्टिकुलर्स में कोई भी चेंज करता है तो उसको DIR 6 फाइल करना है, सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करना है। लेकिन मैंने बताया अगर DIR 3 में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर आप इन 3 चीजों में से कोई चेंज कर रहे हो तो आपको DIR 3 KYC वेब करना है, इसके अलावा कोई और चेंज कर रहे हो तो DIR 6 करना है। अच्छा, कुछ कुछ लोग तो इंडस्ट्री के अंदर दोनों फॉर्म फाइल कर देते हैं, रिस्क ना लेने के लिए ओवर कंप्लाइंस कर देते हैं। मतलब कुछ लोग ना इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि भैया रूल 12 के अंदर DIR 6 है, ये तो चेंजेस इन पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर है, तो उसमें सब कुछ ही आ गया, डायरेक्टर का एड्रेस भी आ गया, नाम भी आ गया, फोन नंबर भी आ गया। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि मान लो अगर डायरेक्टर ने अपना फोन नंबर बदला, तो फोन नंबर बदलने के लिए नीचे DIR 3 KYC वेब था, वो ये भी फाइल कर देते हैं और DIR 6 भी फाइल कर देते हैं, ओवर कंप्लाइंस कर देते हैं, दोनों चीजें एक साथ कर देते हैं। लेकिन कायदे से होना क्या चाहिए कि उन 3 चीजों के लिए DIR 3 KYC वेब, फोन नंबर, ईमेल आईडी और होम एड्रेस, उसके अलावा बाकी चीजों के लिए DIR 6। लेकिन कुछ कुछ आप CS फॉर्म में देखोगे वो दोनों फॉर्म फाइल कर देते हैं, दोनों एक साथ। तो ऐसा भी करना चाहो तो कर सकते हो, ओवर कंप्लाइंस ही तो कर रहे हो, लेस कंप्लाइंस थोड़ी कर रहे हो। नीचे की तरफ क्या बोलता है, एप्लीकेंट जो है वो DIR 6 में सरकार को बताएगा, साथ में जो भी उसका चेंज हुआ है उसका एविडेंस लगाकर, साथ में एक CA, CS या CMA से सर्टिफिकेट लगवाकर देगा कि भैया मैंने सारा फॉर्म बिल्कुल ट्रूली फाइल करा, इसमें कोई भी चीज मैंने गलत फाइल नहीं करी है। CA, CMA में से किसी एक के साइन भी करवाने उस फॉर्म पे। और फिर जो चेंजेस होंगे सरकार उसको अपने पास रिकॉर्ड में अपडेट कर लेगी। और फिर जो MCA का डिन सेल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक डिन सेल है, डिन सेल मींस जहां पे बंदे बैठे हुए जो सिर्फ डिन से रिलेटेड मैटर को देखते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का डिन सेल है उसको अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर लेगा और ROC को बता देगा, जिस ROC के रिकॉर्ड में वो कंपनी रजिस्टर्ड थी, कि भैया तुम्हारी कंपनी के इस डायरेक्टर ने अपनी ये चीज चेंज करी है अपने रिकॉर्ड, अपने डिन नंबर में। तो जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं कि मैं दिल्ली, मेरी कंपनी दिल्ली ROC में है, तो मैंने जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म फाइल करा DIR 6, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिन सेल जो MCA का डिन सेल है वो किसको अपडेट कर देगा, ROC को अपडेट कर देगा, दिल्ली वाले ROC को, कि भैया तुम्हारी स्टेट की इस कंपनी ने अपने इस स्टेट की इस कंपनी के डायरेक्टर ने अपने डिन के पर्टिकुलर्स में ये चेंजेस करें। और नीचे वो ये बता रहे हैं कि जो भी बंदा चेंजेस करेगा वो अपनी कंपनी, जिस कंपनी में डायरेक्टर है उसको भी बताएगा 15 दिन में। तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिस कंपनी में बंदा डायरेक्टर अगर वो अपने पर्टिकुलर्स में कोई भी चेंज कर रहा है तो 15 दिन में वो कंपनी को बताएगा, और जब उसने चेंज करा और चेंज करने के 30 दिन में वो ROC को बताएगा, तो 15 से 30 में कवर है, तो ऐसे कह सकते हैं पहले 15 दिन में वो कंपनी को बताएगा कि भैया मैंने अपनी पर्टिकुलर्स में ये चीज चेंज करी है, और अगले 15 दिन के अंदर वो सरकार को बताएगा DIR 6 के अंदर कि भैया मैंने अपने जो DIR 3 अप्लाई करते वक्त जो जो डिटेल्स फाइल करी उसमें मैं ये चीजें बदल रहा हूं। लेकिन मैंने क्या बोला, बेसिकली DIR 6 कब जाएगा, इन 3 चीजों के अलावा अगर आप और कोई चेंज कर रहे हो, फोन नंबर, ईमेल आईडी और होम एड्रेस को छोड़कर जैसे अपना नाम वगैरह चेंज कर रहे हो तो DIR 6 जाएगा। लेकिन अगर आप ये 3 चीजें चेंज कर रहे हो तो DIR 3 KYC वेब जाएगा। तो अभी एक नया रूल डायरेक्टर्स KYC रूल 12A है, ये भी अमेंड हुआ है, ये पूरा बदल चुका है, ये 31/12/2025 को आया था। अब इसमें ना 2 बातें हो रही हैं, एक तो आपको इसमें दोनों में ही DIR 3 KYC वेब है। देखो पहले मैंने बताया था आपको DIR 3 KYC वेब हर साल फाइल करना होता था, तो अब वो हर साल की जगह इन्होंने हर 3 साल के बाद एक बार फाइल करना है, वो इस पॉइंट में लिखा हुआ है, वो एनुअल KYC हो गई, मतलब 3 साल के बाद वाली। भले ही आपके पर्टिकुलर्स में कोई चेंज आए या ना आए, आपको हर 3 साल के बाद एक बार तो DIR 3 KYC वेब फाइल करना ही है। लेकिन अगर उन 3 सालों के बीच में भी अगर आपके पर्टिकुलर्स में कोई चेंज आ गया, तो आपने जब चेंज आया उसके 30 दिन में आपको DIR 3 KYC वेब फाइल करना है। अगर आप इन 3 चीजों में से अगर कोई चेंज आया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और होम एड्रेस। तो पहले वो तो ये बोल रहा है एवरी इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ डिन, जिसके पास भी डिन है, एज ऑन 31st March of a financial year shall file KYC intimation in form number DIR 3 KYC to the central government। कब फाइल करना है, on or before 30 June of the immediate following means next every third consecutive financial, हर 3 साल के बाद जो 30 जून पड़ रहा है उसको। तो इसका मतलब ये हो गया, मान लो अगर अभी साल चल रहा है 2026-27, 2027-28, 28-29, मान लो किसी मिस्टर ए नाम को व्यक्ति को इस साल में डिन अलॉट हुआ था 2026-27 में, तो ये 3 साल के बाद उसको अपनी पहली KYC करवानी है। तो 26-27 में नहीं करवानी, जिस साल डिन अलॉट हुआ उस साल नहीं करानी, उससे अगले साल भी नहीं करानी, उससे अगले साल भी नहीं करानी। 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के बाद जो 30 जून पड़ रहा है, अब 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के बाद कौन सा पड़ेगा 30 जून, 29-30 में। 29-30 के अंदर ये आपका साल कब से है, 1/4/29 से लेकर 31 मार्च, इसको ऐसे कर देते हैं, 31 मार्च 2030। तो ये वाले साल के अंदर जो 30 जून आएगी, 30/6/2029, ऑन और बिफोर
इस डेट को या इससे पहले पहले उस बंदे को अपना फॉर्म DIR 3 KYC वेब फॉर्म फाइल करना है। तो DIR 3 KYC फॉर्म वेब फॉर्म कब फाइल करना है? कब फाइल करना है सर? क्या लिखा था वहां पे, लाइन पढ़ा वापस जाकर। सर आपको कब करना है DIR 3 KYC फॉर्म फाइल? ऑन और बिफोर 30 जून। 30 जून कब से? इमीडिएटली फॉलोइंग एवरी थर्ड कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, हर 3 साल के बाद। ठीक है जी, हर 3 साल के बाद। तो मतलब जैसे अब करा 27, 28, 29 के बाद इन 3 साल का फॉर्म 29, 30 में फाइल करा। अब फिर 29, 30, 30, 31 और 31, 32 का फॉर्म 32, 33 में फाइल होगा, है ना। ऐसे हर 3 साल के बाद जो 30 जून आएगी उसको या उससे पहले पहले आपको ये फॉर्म फाइल करना है। ठीक है जी। एक तो DIR 3 KYC फॉर्म वेब फॉर्म तब जाएगा ही जाएगा हर 3 साल के बाद, जो 30 जून पड़ेगी उसमें तो ये जाएगा ही जाएगा, ये तो स्टैंडर्ड है। प्लस इसके अलावा अगर मान लो इन 3 सालों के बीच में ही, मान लो अभी 3 साल हुए नहीं है, इन 3 सालों के बीच में ही उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी या होम एड्रेस में तो कोई चेंज होता है, तो जब उसका चेंज हुआ उसके 30 दिन में भी उसको DIR 3 KYC वेब फाइल करना है। तो 3 साल के बाद तो स्टैंडर्ड करना है, भले ही चेंज आए या ना आए। लेकिन अगर इन 3 सालों के बीच में अगर उसका कोई फोन नंबर, ईमेल आईडी या होम एड्रेस चेंज होता है तो उसको 30 दिन के अंदर, जब वो चेंज हुआ उसके 30 दिन के अंदर उसको DIR 3 KYC वेब फॉर्म फाइल करना है। इसी के साथ आपका रूल 12A भी खत्म हो गया।